हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज के क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन? मूत्र एकत्र करने का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा है? ए, मिड स्ट्रीम यूरिन। बी, कलेक्ट एट एनी टाइम। सी, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट यूरिन इन द मॉर्निंग। डी, ऑल ऑफ एबव। तो जब भी यूरिन का सैंपल लेना होता है तो जो बेस्ट सैंपल माना जाता है, ये माना जाता है मॉर्निंग का, लेकिन वो भी मिड स्ट्रीम यूरिन का। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। While catheterizing a male patient, the nurse observes blood around the meats. What action would be taken by the nurse? एक पुरुष मरीज को कैथेटराइज करते समय नर्स मीटर्स के आसपास खून देखती है तो नर्स क्या कार्रवाई करेगी? ए, इंसर्ट द कैथीटर। बी, क्लीन द ब्लड एंड इंसर्ट द कैथीटर। सी, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। डी, लुब्रिकेट विद एनेस्थेटिक्स जेली। देखिए, एक पुरुष मरीज है जिसको कैथेटराइजेशन किया जा रहा है, तो मीटर्स के आसपास जहां पर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वहां के आसपास ये ब्लड देखती है नर्स, तो सबसे पहले उसका काम होगा कि वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फॉर्म द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 2 एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एक्ट एज। क्लास 2 एंटीसाइकोटिक दवाएं काम करती हैं। ए, सेरोटोनिन इनहिबिटर। बी, डोपामीन एंटागोनिस्ट। सी, एपिनेफ्रिन एंटागोनिस्ट। डी, एसिटिलकोलिन एंटागोनिस्ट। जब भी क्लास 2 एंटीसाइकोटिक दवाओं की बात होती है तो जो क्लास 2 एंटीसाइकोटिक दवाएं होती हैं ये डोपामीन एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करती हैं, मीन से डोपामीन को ब्लॉक करने का काम करती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर देख ले रहे हैं। डोपामाइन एंटागोनिस्ट दवाओं का एक वर्ग है जो मस्तिष्क में डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करके डोपामाइन के प्रभाव को कम करता है। तो इसका जो डोपामाइन एंटागोनिस्ट दवाएं होती हैं ये डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिससे डोपामाइन का इफेक्ट कम हो जाता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क में संचार और कुछ प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। डोपामीन एंटागोनिस्ट दवाओं का प्रयोग मानसिक विकारों जैसे कि सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो डोपामीन एंटागोनिस्ट होती हैं ये डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिससे डोपामीन का प्रभाव कम हो जाएगा। और डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो क्या होगा कि मस्तिष्क में जो भी कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। और इसका जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाने वाला डिजीज है, किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिजोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इन दवाओं के यूज से डोपामीन पाथवे डिस्टर्ब हो गया है। तो इसमें इस प्रकार की कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि मेटोक्लोप्रोमाइड है, फिनोथाइजीन है। ये क्या होती हैं? ये डोपामीन एंटागोनिस्ट दवाएं होती हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे बेहोशी आना, एक्स्ट्रा पिरामिडल प्रभाव होना और गुर्दे के रक्त प्रवाह को ये कम कर देती हैं। तो इसलिए इस प्रकार से जो भी दवाएं हैं सभी एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं, सभी डॉक्टरी सलाह से लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। A patient is taking carbamazepine. Which of the following left-finding suggestive side effects of carbamazepine? एक मरीज कार्बामाजेपिन ले रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लैब रिजल्ट कार्बामाजेपिन के संभावित दुष्प्रभाव इंगित कर रहा है? ए, सोडियम लेवल 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बी, PUN 10 mg per dl। C, WBC count 3000 per cubic mm of blood। D, creatinine level 3.5 mg per dl। देखिए क्या होता है कि जब मरीज कार्बामाजेपिन लेता है
तो कार्बामाजेपिन का एक साइड इफेक्ट होता है कि ये WBC की संख्या को कम कर देता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। A nurse, what will you advise to a patient who is having postural hypotension? एक नर्स के रूप में आप postural hypotension से पीड़ित मरीज को क्या सलाह देंगे? A. Change the position slowly while lie to stand up. B. Change the position instantly. C. Do strenuous activity. Don't stand up. देखिए, ये जो पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति जब अचानक से खड़ा होता है तो उसका जो बीपी है वो डाउन हो जाता है, जिससे उसको चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है और वो गिर सकता है। तो इसलिए जब भी एक नर्स के रूप में आप किसी को सलाह दें तो इस प्रकार के मरीज को क्या करना चाहिए, अपनी स्थिति धीरे से बदलनी चाहिए, स्लोली पोजीशन चेंज करनी चाहिए जब भी वो उठे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्टीप्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा एल्टीप्लेस का सबसे आम प्रतिकूल प्रभाव है? ए. हेडेक, बी. वेट लॉस, सी. एपिस्टेसिस, डी. हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब इसका जो साइड इफेक्ट होता है, कॉमन साइड इफेक्ट होता है एल्टीप्लेस का, ये होता है नाक से खून आना, जिसको कि एपिस्टेक्सिस कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अ पेशेंट हैविंग मल्टीपल स्क्रैचेस एट हिज वेन्स, द पेशेंट मे बी हैबिचुअल टू विच ड्रग? एक मरीज की नसों में कई खरोंचें आ रही हैं, मरीज किस दवा का आदी हो सकता है? ए. LSD, बी. फेंसिडिल, सी. कोकेन, डी. ओपियोइड्स। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक मरीज है, उसकी नसों में खरोंचें तभी आएंगी जब मरीज बार बार अपनी वेन से, सिराओं से इंजेक्शन लगा रहा होगा। तो ये एक प्रकार की लत होती है। तो ये इंजेक्शन के द्वारा आदमी नशे का आदी हो जाता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसी जो मरीज आदी है, ये ओपियोइड्स का आदी है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपियोइड्स प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि पॉपी पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। ये दर्द के प्रति मस्तिष्क की धारणा ही बदल देते हैं। ये जो ओपियोइड्स दवाएं होती हैं, ये दर्द में दी जाती हैं जब व्यक्ति का दर्द असहनीय हो, सहन करने ना योग हो, जिससे कि वो दर्द भी ठीक हो जाता है, आराम मिलता है। लेकिन जब इसको गलत प्रयोग करते हैं आदमी, तो इसकी लत लग जाती है और बराबर इंजेक्शन के रूप में आदमी इसको लेते रहते हैं, जिससे नसें खराब हो जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये इंजेक्शन भरा हुआ है ओपियोइड्स का, जिसको बार बार आदमी लेने से इसका लती हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द एम्पुला ऑफ द डक्टस डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। डक्टस डिफरेंस के एम्पुला और सेमाइनल वेसिकल की वाहिनी के मिलन से बनी संरचना का नाम बताएं। ए. यूरिथ्रा, बी. इजैकुलेटरी डक्ट, सी. प्रोस्टेट ग्लैंड, डी. स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो यहाँ पर जो डक्टस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स, ये इनके द्वारा क्या होता है, सीमेन या वीर्य बाहर निकलता है। तो ये निकलता है इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा। इनके मिलने से ये इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, जिसके द्वारा सीमेन बाहर निकलता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इजैकुलेटरी डक्ट ये डक्टस डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के मिलने से बनती है। इस फिगर के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो वासा डिफरेंस है यहाँ से जाएगी और यहाँ ये सेमिनल वेसिकल के एम्पुला से मिलेगी
और बाद में किसमें बदल जाएगी, एजेकुलेटरी डक्ट में, और ये बाहर सीमेन निकलता है इससे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो डक्टस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का एम्पुला होता है, ये आगे एजेकुलेटरी डक्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used by the patient? पहला डिनाइल, सेकंड प्रोजेक्शन, थर्ड रेशनलाइजेशन, फोर्थ सब्लिमेशन। देखिए, एक व्यक्ति शराब का आदी है, बराबर शराब पीता है, और इसके लिए वो अपनी फैमिली के इन्वायरमेंट को जिम्मेदार ठहराता है। तो इस प्रकार में ये क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी, क्योंकि वो एक बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाती है, इसको साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में एक डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है कि जब इस प्रकार से व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करे तर्कों के द्वारा कि नहीं ऐसा नहीं, इसके कारण से ऐसा हो रहा है, अपने तर्क प्रस्तुत करे। तो इन तर्कों को, युक्तिकरण को या तर्क संगतता को कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसलिए इसका आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि रेशनलाइजेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपने तर्कों के द्वारा अपने व्यवहार को, अपनी जो क्रिया को मतलब ठीक से समझाता है, कहता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, और इसके लिए वो दूसरों को ब्लेम करता है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विच स्टेज? ऑप्शन 1 1 to 2 months, ऑप्शन 2 4 to 6 months, ऑप्शन 3 6 to 9 months, ऑप्शन 4 6 to 12 months। देखिए, ये मोरो रिफ्लेक्स समझते हैं कि मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है। तो ये जो भी बच्चा जब जन्म लेता है तो ये शिशुओं में एक नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है जो चौंकने, जैसे कि कोई शिशु अचानक से चौंक जाता है या वो गिर रहा है, तो इस प्रकार से अचानक से चौंकना, ये मोरो रिफ्लेक्स ही होता है। जनरली क्या होता है, ये जन्म से ही शुरू हो जाता है और 3 से 4 महीने बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो यहाँ पर जैसे कि 3 से 4 महीने मैंने बोला आंसर, तो उसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही फिट बैठेगा। 4 से 6 मंथ में ये मोरो रिफ्लेक्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। और जैसा कि अभी बताया गया है कि मोरो रिफ्लेक्स एक सामान्य घटना है, और यदि ये मोरो रिफ्लेक्स बच्चों में नहीं हो रहा है तो ये किसी चोट का संकेत है या कोई बीमारी का संकेत है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश 1 minute, 2 minute, 3 minutes एंड 5 minutes। जब भी सर्जिकल थिएटर में डॉक्टर्स जाते हैं तो उससे पहले जो भी मिनिमम स्क्रबिंग टाइम है, जिससे कि हाथ धोने का जो न्यूनतम समय है, ये लगभग 2 से 5 मिनट होता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।